गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अभी मार्च का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अभी एज ए ट्यूटर टीच कर रहा हूँ, उनके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लें। अब उन्हें तो मैं समझा रहा था, समझाते समझाते मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर इनके मन में इतनी दुविधा है तो काफ़ी लोग होंगे, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनका इस साल 10th होगा और वो परेशान होंगे कि हम आगे क्या लें। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर होगा। तो आगे जानने के लिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है और किस बेसिस पे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो 10th के बच्चों को जो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है स्ट्रीम चूज़ करते वक्त, वो है बेस। आपका बेस, अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो आपका बेस मैथ्स को लेके कितना स्ट्रांग है। अब उसको जानने के लिए आप अगर 9th 8th की जो चैप्टर्स हैं उनको एक बार आप रिकॉल करें और ये ध्यान दें कि आप कितने क्वेश्चंस बिना डाउट के कर पा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है। उसके लिए आप एक छोटी सी कोशिश ये करते हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में या आपकी फैमिली में कोई आपका जूनियर हो, उसको आप पढ़ाएं, कोई भी कॉन्सेप्ट एक दिन थोड़ा सा पढ़ाएं, वो कितना समझ पा रहा है ये जो है आपको रिजल्ट बताएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो अगर आपका मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर हो, फिर तो आप मैथ्स ले सकते हैं, मैथ्स मतलब मैथ्स चूज़ कर सकते हैं। अगर फिर बात आती है बायो की, तो बायो जो भी बेसिकली बायो लड़कियां ही चूज़ करती हैं, तो उन्हें पहले ये देखना होगा कि आप डायग्राम्स बना के लेवल कितना कर पा रहे हैं। आप 10th में के भी बायोज में जो चैप्टर है, 9th में जो हमारा डाइवर्सिटी चैप्टर है, उन दोनों के डायग्राम को आप बनाएं बिना देखे और उनको लेवल करें और फिर मैच करें आप कितना कर पा रहे हैं, कितना आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ और साइंटिफिक नेम्स याद रहते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें कर ले रहे हैं, फिर आप बायो ले सकते हैं। अब फिजिक्स चूज़ करते वक्त आपको छोटा सा जो हार्डवर्क है वो ये करना होगा कि आपको एक बार सारे फार्मूलाज को लिखना होगा और उनके बेसिस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने होंगे 9th और 10th दोनों के। उसके बाद जो भी न्यूटन्स के लॉ हैं, आर्किमिड्स प्रिंसिपल्स हैं, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिफिकेशन, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, इन सब से रिलेटेड एक बार आपको पीछे के क्वेश्चंस बनाने होंगे। कितना आपको याद है, जब अगर आप जैसे 10th में है, 10th के पेपर्स के बाद जो वक्त मिलता है, उस वक्त में बिना 9th की चीज़ें पढ़े जस्ट फॉर्मूला रिवाइज करके आप ये देखो आप कितने न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पा रहे हैं और कर भी पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको फार्मूला, अगर आपको डेरिवेशन, अगर आपको न्यूटन्स के लॉज के स्टेटमेंट्स ये सारे याद रहते हैं, फिर आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सही है। और अगर आपको वो याद नहीं रहते, अगर आप उसमें कंफ्यूज हैं अभी भी, दैट मीन्स कि आपने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई की थी और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। तो आप फिजिक्स में ले सकते हो अगर आप रिस्क लेना चाहो तो, कि हाँ फिर मैं आगे इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि आपको फिर फिजिक्स वाले टॉपिक पे हार्डवर्क करना होगा। तो अब हम एक बार डिटेल में बात करते हैं। आपने ये सब चीज़ें कर लिया। अब जो मैथ्स स्टूडेंट जिनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, फिजिक्स अगर वीक है, तो वो मैथ्स में रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी वीक है और फिजिक्स में भी आप जस्ट पास्ट वाले हैं, उसमें भी आपको कंटेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, तो फिर आप ना लें। क्योंकि 11th और 12th एक ऐसा क्लास है जो बेस होता है आपके करियर का, आपकी लाइफ का। इसके मार्क्स, इसका कंटेंट, इसके जो ओवरऑल नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप 11th 12th मन लगाकर नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर आप मन लगाकर नहीं पढ़ पाएंगे तो मार्क्स आने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो अगर मार्क्स आएंगे नहीं तो फिर पढ़ाई का फ़ायदा क्या। और अगर कॉन्सेप्ट भी ना समझ में आए तो आप फिर वैसे सिचुएशन में आप कॉमर्स लीजिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं है तो कॉमर्स एज कम्पेयर टू 11th 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बहुत सिंपल है। मैं जैसा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं या फिर मेरे स्टूडेंट्स जिनको भी मैं पिछले 10 सालों में मैंने पढ़ाया है उनकी बातें करें, तो जिनको भी मैंने ये सजेशंस दिए वो आज अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। जो मैथ्स में वीक थे उनको मैंने मैथ्स बिल्कुल नहीं लेने की सलाह दी थी, उन्हें मैंने टाइम दिया था कि आप सोच लो और मैथ्स मत लो। अगर वो मैथ्स में एवरेज स्टूडेंट थे तो कॉमर्स में वो टॉपर्स में पहुंच जा रहे हैं। ये डिफरेंस आता है। अगर आप मैथ्स में अच्छे स्टूडेंट हो, कॉन्सेप्ट वाइज आप अच्छे हो, आपको अच्छे मार्क्स आते हैं, 80% आपके लिए ईजी है, मैथ्स की चीज़ें समझना आसान है, फिर आप 11th 12th ले सकते हो, क्योंकि एज ए ग्रोइंग चाइल्ड आपको वो बहुत सिंपल लगेगा। बट अगर कॉन्सेप्ट और बेस वीक है तो फिर मैं सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप किसी के भी कहने पर, फैमिलीज के या फ्रेंड्स के या किसी के भी दबाव में आकर आप ना लें। पहला जो प्रायोरिटी है ये है कि आप पहले अपने आप को खुद जज करें उस टाइम में जो 10th के बाद है, क्योंकि उस वक्त ना तो आपके कोई एग्जाम्स हो रहे हैं, ना ही आपके ऊपर कोई प्रेशर रहता है, ना ही आपको कोई रिजल्ट्स का टेंशन है। आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो आप एक बार पढ़ो
और ये देखो कि आपको कितना रिकॉल हो पाता है। अगर रिकॉल हुआ देन आप अच्छे स्टूडेंट्स थे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था। अगर रिकॉल ही नहीं हो रहा है तो मतलब आपने पढ़ाई ही नहीं की थी, आप बस पास हुए हो। तो वैसे सिचुएशंस में साइंस लेना बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। सेकंड जो फैक्टर है वो ये है कि आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना है, आगे आप क्या करने वाले हो। अभी से कोई एक गोल होगा, पायलट, एयर होस्टेस, शेफ या इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बनना है, उसके बेसिस पर भी आपको देखना है कि हाँ मैं क्या क्या चीज़ों में कैपेबल हूँ। सरकारी नौकरीज होती हैं तो उनमें मैं किस किस, सारी नौकरीज तो आप अप्लाई करोगे नहीं, कुछ चीज़ों के लिए आप एबल होगे, तो वो आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है फ्यूचर में, उसके बेसिस पे लो। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, अगर आप कोई आर्ट वर्क करना चाहते हैं तो आप मैथ्स क्यों लेंगे। लेकिन अगर आपको करना इंजीनियरिंग है, आईएएस ऑफिसर्स की जो प्रिपरेशन है, यूपीएससी, एसएससी, इस टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करने हैं, तो फिर साइंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, आपको साइंस ही लेना होगा। अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं, अगर आपको हिसाब किताब करने में मज़ा आता है, अगर आप मैनेजमेंट्स में जाना चाहते हैं या फिर एमएनसीज में वर्क करना चाहते हैं, तो फिर आप कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स लेकर आप फिर आगे जो भी चीज़ें हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका इंटरेस्ट। आप अगर फिजिक्स पढ़ने बैठते हो अभी, जैसे आपके एग्जाम्स है मई में, आज मार्च है, अगर आप अभी फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट लेके बैठते हो तो आप कितनी देर बैठ पाते हो, कितना कंसंट्रेशन आपका लग रहा है अभी करेंटली, क्योंकि अभी आपके ऊपर प्रेशर भी है, आपके एग्जाम्स भी हैं। और अगर अभी भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से भाग रहे हैं तो 3 महीने 4 महीने बाद लेने का कोई मतलब नहीं है। सेकेंड ये कि वही सब चीज़ें लागू होती हैं जो बायो लेना चाहते हैं उनके पे भी। अगर आप बायो लेना चाहते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट चेक करिए, आप कितनी देर कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक्चुअली पढ़ाई करते हैं, सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए नहीं, ठीक है। तो आपको वो अभी के अभी, जैसा कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे, उस बेसिस पर अभी आप चेक कर सकते हैं। रही बात फैमिली मेम्बर्स की, तो आपके फैमिली मेम्बर्स साइंस के लिए फोर्स करेंगे, क्योंकि साइंस का एक अपना स्ट्रीम है, साइंस के जो फील्ड्स हैं वो ज़्यादा है, आप साइंस लेके हर फील्ड में जा सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। बट इसका निगेटिव पॉइंट ये है, और इसका जो एक हिडन फैक्टर है वो ये है कि अगर अच्छे मार्क्स आए तो, अगर आपने साइंस लिया और 50% लाए तो साइंस छोड़कर आप कुछ भी लेते हो, हार्डवर्क करना इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी हार्डवर्क करेंगे आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, हर स्ट्रीम आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगी। अगर आप साइंस लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कल को आप साइंस वाले स्ट्रीम में ही रहें, हो सकता है आप बैंक में जॉब कर रहे होंगे, साइंस लेके बैंक में जॉब कर रहे हैं, जो कि कॉमर्स लेके भी कर सकते थे। तो आप घूम के, ज़रूरी नहीं कि साइंस वाले फील्ड के साथ सारे लोग इंजीनियर नहीं बनते, सारे आईएएस नहीं बनते, कुछ लोग एक्टर बन जाते हैं, कुछ राइटर बन जाते हैं, कुछ अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं, कुछ अलग करने लगते हैं। तो आगे आपको कुछ नहीं पता कहाँ से आपका रास्ता मुड़ जाएगा। सो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप के हिसाब से लें, ताकि कल को आप अपने घर वालों को, अपने सोसाइटी में अगर आप प्रेजेंट हो तो अपने बेसिस पे हो कि हाँ भाई ये 90% या 80% जो भी है वो मेरा है। साइंस आप लोगे, परसेंटेज कम आएगा ना, तो आप किसी को कुछ बोल सकते हो ना ही आप, और वो चीज़ें आपको अल्टीमेटली डिप्रेशन में डाल देंगी। और फिर आप आगे एक टाइम के बाद साइंस वाले स्ट्रीम्स को वैसे भी ऑप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि परसेंटेज कम है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप फाइट करते रह जाओगे पूरी लाइफ। सो इसलिए आप रुकिए, एग्ज़ाम अभी आराम से दीजिए, और एग्ज़ाम के जस्ट बाद आप इन चीज़ों को एक बार ट्राई करना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले आप 9th और 8th के कॉन्सेप्ट्स को ट्राई करना कि आपको कितना रिकॉल हो पाता है। उसके बाद फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स बना के देखना, फार्मूलाज को पढ़ के देखना कितना याद रहता है। थर्ड, अभी आप कौन से स्ट्रीम को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स है जिनको बैठ के आप आराम से पढ़ पाते हो लगातार पूरे मस्ती के साथ। और फोर्थ, आप आगे करना क्या चाहते हैं। और फिफ्थ, क्या आप साइंस लेकर अपने गार्जियन को प्राउड फील कराओगे, क्या वो आपके मार्क्स सबको बता पाएंगे, ये आपको अच्छे से पता रहता है। क्योंकि ये याद रखिए 11th 12th 10th 9th से बहुत टफ है सब कुछ सेम, लेकिन इलेबोरेटेड फॉर्म में है, तो टफ ही हो जाएगा ना अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक होगा तो। इसलिए आप और आपके दोस्त एक दूसरे की बातों को मत ध्यान दें, आप अपने आप के बारे में सोचिए, आपको क्या करना है, कैसे समझाना है गार्जियन को। ऐसे पढ़ाई करनी है कि आप लाइफ में जो भी करें बेस्ट करें और अपना बेस्ट दें। किसी और के प्रेशर में आके किसी और के, वो तो आपका भला चाहते हैं, वो आप सोसाइटी के हिसाब से आपको बोल दे रहे हैं, बट आप अपनी औकात जानते हो, आम बोलचाल की भाषा में आप अपनी औकात जानते हो, तो उनकी बातों में अभी मत आइए। अपने आप को थोड़ा सा डांट सुनते हुए वही कीजिए जो आपको सही लगता है। और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने सारे 10th के दोस्तों के साथ या 9th से जो 10th में गए उनके साथ, ताकि उन्हें समझ में आए कि कैसे चूज़ करना है और उनके भी ये काम आ सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और सोच समझ कर ये स्ट्रीम चूज़ करिएगा।